डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज 26 जनवरी का दिन गुजर चुका है। अमेरिका में आज भी इलीगल गैर कानूनी तारकिन वतन हैं, उन पर छापे जारी रहे। तकरीबन 960 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। बहुत ज़्यादा को डिपोर्टेशन के लिए जो फौजी अड्डे हैं उन वहाँ पे लेके जाया गया, और कुछ को अभी डिटेंशन सेंटर, लोकल डिटेंशन सेंटर में रखा गया। आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि कोलंबियन प्रेसिडेंट ने इनकार कर दिया है कि जो भी ये बेदखल लोगों को लेके जो जहाज़ आएंगे उनको वो अपने मुल्क में उतरने नहीं देंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने बोला है कि ये हमारे मुल्क के लोगों के लिए एक कह लेंगे डिसरिस्पेक्ट है, कि उनके लिए ये एक इज्जत का मकाम नहीं है कि उनके लोगों को जंगी जहाज़ों में एज ए मुजरमों के तौर पे मुल्क में लाया जाए। अगर उनको सिविलियन जहाज़ों पे लाया जाता तो हम शायद उनको एक्सेप्ट कर लेते, जो कि सवारियों वाले जहाज़ हैं वहाँ पे उन पे ले जाया जाता। तो ट्रम्प आज अगर मैं कोलंबियन होता तो मैं आज बड़ा फ़ख्र महसूस करता कि मेरे मुल्क के सदर ने मेरे लिए एक आवाज़ बुलंद की है मेरी इज़्ज़त के लिए। आज अगर वो कोलंबियन है अमेरिका में तो समझे वो 6 फुट का नहीं है, वो आज 8 फुट का है कि आज उसके सदर ने उनके लिए आवाज़ बुलंद किया है। तो इसके जब कोलंबिया ने इनकार कर दिया जो बेदखल लोगों के लिए जो जहाज़ जा रहे थे उनको लेने से, तो अमेरिका ने कोलंबिया पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। 25% जो टैक्स लगा दिया उनकी जितनी चीज़ें यहाँ अमेरिका में आती हैं, जो उनका एक्सपोर्ट है उन पे 25% टैक्स लगा दिया, और बोला कि अगले वीक ये अगले हफ्ते ये 50% हो जाएगा। और उनके जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, सरकारी अफसर हैं, बशमूल उनका सदर, सब पे अमेरिका के सफ़र पे पाबंदी लगा दी कि वो अमेरिका नहीं आ सकेंगे। इसमें उनके फैमिलीज भी शामिल हैं, उनके सपोर्टर भी, जो सरकारी अफसरान हैं वो सब, सदर और वज़ीर आज़म वो सब उनके शामिल हैं इसमें। और दोबारा अपनी कोलंबिया, जो अमेरिका की कोलंबिया में एम्बेसी है उसको भी मज़ीद वीज़ा जारी करने से रोक दिया। इसके अलावा जितना भी उनका एक्सपोर्ट, उनकी इस मुल्क में जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स आती हैं, उनकी चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त होंगी, उनके जो कार्गो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, उन पे इंस्पेक्शन के उनको चेकिंग उन पे बढ़ा दी। इसके बाद जब ये फ़ैसला हुआ तो कोलंबियन प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट की। मैं आपको उस ट्वीट को उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ। एक ट्वीट, बहुत शानदार ट्वीट की अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने मुल्क की इज्जत के लिए। उस ट्वीट में आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, काफ़ी लंबी ट्वीट है तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। ट्रंप, मुझे अमेरिका का सफ़र ज़्यादा पसंद नहीं, ये थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं एतराफ़ करता हूँ कि कुछ चीज़ें काबिल तारीफ़ हैं। मुझे वाशिंगटन के स्याह फार्मों के इलाकों में जाना पसंद है। वहाँ मैंने अमेरिका की दारुल हुकूमत में स्याह फार्मों और लतीनों के दरमियान एक लड़ाई देखी जिन्होंने बैरिकेड लगाई थी। मुझे यह हमाकत लगी क्योंकि इन्हें मुत्तहिद होना चाहिए था। यहाँ प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो कह रहे हैं कि कहीं वो अमेरिका के दौरे पे आए थे और दारुल हुकूमत में वो गए होंगे, और वहाँ उन्होंने जो स्याह फार्म अमरीकी हैं और जो लैटिन अमेरिकन हैं लोग, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब लोगों में कोई लड़ाई देखी, और उन्होंने बोला कि ये मुझे लड़ाई देखी और मुझे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उन लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए था। इसके बाद मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे वाल्टन विटमैन, पॉल साइमन, नोम चॉम्स्की और मिलर पसंद हैं। ये कोई अमेरिकन जो है पुराने कह लें कि ओहदों पे रहे हैं, कोई सिविल राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के लिए लोगों ने आवाज़ें बुलंद की, उनमें से ये शामिल है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि साको और वेनेट्री जो मेरे खून से तल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका की तारीख में यादगार हैं और मैं इनका पैरोकार हूँ। इन्हें मजदूर रहनुमा होने की वजह से बिजली की कुर्सी पर कत्ल किया गया। वो फाशिस्ट जो अमेरिका के अंदर भी हैं, जैसे वो मेरे मुल्क में भी हैं। यहाँ मैं को बताना चलूँ कि ये निकोला साको और बार्टोलोमियो वेंजेती दो अतलावी इटालियन अमेरिकन थे। अतलावी इटली से उनका तल्लुक़ था, वहाँ के वो पैदाइशी थे, वो यहाँ अमेरिका में रहते थे। निकोला वो एक जूते बनाने वाला था और बार्टोलोमियो वेंजेती वो एक मछली फरोश था। ये दोनों जो हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के जो सख्त एक्शन है उनके ख़िलाफ़ ये इन्होंने बहुत आवाज़ बुलंद की। जो मज़दूरों के हकूक़ के लिए इन्होंने बहुत आवाज़ बुलंद की, और जो एक जुल्म का निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ ये बोलते रहे। 1920 में एक अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स में एक रॉबरी कह लें, एक चोरी और के दौरान दो लोग कत्ल हुए,
और उन जो दो कत्ल हुए उनका इल्ज़ाम इन दोनों इटालियन जो इतालवी अमेरिकन थे इन पे इल्ज़ाम लग गया, और इनको 1921 में उस इल्ज़ाम की वजह से उनके कत्ल के इल्ज़ाम और चोरी की वजह से इनको सजाए मौत सुना दी गई। 1927 अगस्त 1927 को इनको एक बिजली की कुर्सी पे बिठा के, यहाँ अमेरिका में पहले जो सजा सुनाई जाती थी, जैसे कहते हैं कि वो पाकिस्तान में तख्ते पे लटका देना, फांसी पे लगा देना, यहाँ पे एक बिजली की कुर्सी पे बिठा के इन लोगों को बिजली लगा के मारा जाता था। तो इन दोनों को अगस्त 23 1927 को बिजली की कुर्सी से लगा के मार दिया गया। लेकिन उसके बाद 1977 में तकरीबन 50 साल बाद वही अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के गवर्नर माइकल डुकाकिस, जो उन्होंने बाद में बोला कि इनके साथ इनका जो ट्रायल था, इनका जो केस था उसको सही तरह सुना नहीं गया और इनको जो सजा हुई है वो गलत हुई है। तो मिस्टर जो कोलंबियन प्रेसिडेंट उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि वो ये केस एक इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हुआ था। ये उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि वो जो लोगों उन्होंने रेजिस्टेंस की, जो इस जो जबर के निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए, मैं उन 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 लोगों से मेरा खून का तल्लक है, कि मेरे उन लोगों से मेरा तल्लक है, मैं उनकी नस्लों में से हूँ। फिर आगे बोलते हैं कि मुझे आप तेल से नफरत है, मुझे आपके तेल से नफरत है। ट्रंप ये इंसानियत को लालच की वजह से ख़त्म कर देगा। यहाँ वो बोल रहे हैं कि जिस तरह अभी ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग होगी, और ये इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, और ये जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उसको शदीद नुकसान पहुंचाएगा। ये ड्रिलिंग जो हमारा दुनिया का पूरा ओवरऑल क्लाइमेट है, ओवरऑल एनवायरनमेंट है, मौसम है, उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो ये उसकी वजह से उन्होंने बोला कि ये जो तेल का लालच है वो इंसानियत को ख़त्म कर देगा। शायद किसी दिन विस्की के गिलास के साथ मैं अपने उनको गैस्ट्राइटिस के बावजूद कबूल करता हूं कि मैंने आप पर खुलकर बात कर सकेंगे, या हम किसी दिन बैठेंगे तो हम जो विस्की पियेंगे और उस पर हम खुल पे बात करेंगे जो हमारा इशू है। लेकिन ये मुश्किल है कि क्योंकि मुझे आप एक कमतर नस्ल समझते हैं, मैं नहीं हूं और ना ही कोई कोलंबियन। कि ट्रंप को कह रहे हैं कि अगर आप मुझे कमतर नस्ल समझते हैं तो ना वो मैं हूं और ना ही कोई कोलंबियन कमतर है, और तो आप हमारा मुश्किल है कि हम कहीं बैठ के बात कर सकें। लिहाजा अगर आप किसी जिद्दी शख्स को जानते हैं तो वो मैं हूं। आप अपनी मईशी ताकत और गुरूर के साथ एक बगावत करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे आपने अलेंडे के साथ किया। अलेंडे का मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। लेकिन मैं अपने असूलों पर कायम रहूंगा। मैंने अजियत बर्दाश्त की है और मैं आपका मुकाबला भी करूंगा। मैं कोलंबिया के करीब गुलाम रखने वाला नहीं चाहता। मैं कोलंबिया के करीब कि जो कोलंबिया में गुलाम एज ए गुलाम देखना चाहते हैं, वहाँ मैं नहीं चाहता। मेरे पास बहुत पहले ही बहुत से थे और हमने खुद को आज़ाद कराया। अब मैं चाहता हूं कि कोलंबिया के करीब सिर्फ आज़ादी के आशिक हों। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। कोलंबिया दुनिया का दिल है और आपने इसे नहीं समझा। ये जर्द तितलियों की ज़मीन है। रेमंड डेविस समथिंग कोई वर्ड है कि खूबसूरती की ज़मीन है, लेकिन ये कर्नल और लियानो बोंदीविया की भी ज़मीन है, जिनमें से मैं शायद आखिरी हूँ। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, आपको उसने उसकी पहचान नहीं की, उसकी इज्जत नहीं की, तो मैं गुलाम नहीं रहना चाहता। मैं एक आज़ाद मुल्क का शहरी हूँ और मैं एक आज़ाद मुल्क कोलंबिया को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहता हूँ। यहाँ और लियानो के बारे में आपको बताऊँ कि ये 1973 में चिली, एक लैटिन अमेरिकन मुल्क है, उसका ये प्रेसिडेंट था और अमेरिका ने उसके खिलाफ उसका तख्ता उल्टने के लिए एक बगावत क्रिएट की, पैदा की उसके मुल्क में। और क्योंकि वो एक आज़ाद मुल्क चाहता था, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई एक मुल्क भी आज़ाद हो और एटलीस्ट इनके कंट्रोल से बाहर हो। तो CIA की मदद से अमेरिका ने अलेंडे की हुकूमत का तख्ता उल्टा, और क्योंकि वो एक सोशलिस्ट हुकूमत थी तो इनको डर था कि वहाँ, डर तो इनको नहीं था लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता होगा, तो इसके लिए उन्होंने उसकी हुकूमत उल्ट दिया। और फिर वो बाकी हो गया। उसने जो करप्ट गवर्नमेंट आई उसके खिलाफ बहुत कोशिश की, उसके खिलाफ लड़ा भी। एक जो सोशल चेंज, समाजी चेंज, तब्दीली लाने के भी, समाजी तब्दीली लाने के लिए भी उसने बड़ी कोशिश की।
इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, वो उनका ट्वीट में जारी कर आगे कहता हूँ, वो कहते हैं, आप मुझे मार देंगे लेकिन मैं अपने लोगों में जिंदा रहूंगा। जो आपके लोगों से पहले हैं अमेरिका में, मैं हवाओं, पहाड़ों, कैरेबियन समुद्र और आज़ादी के लोग हैं, कि अगर आप मुझे मार भी देंगे तो मैं अपने लोगों में जिंदा रहूंगा। आपको हमारी आज़ादी पसंद नहीं, ठीक है, मैं गुलाम बनने वाले सफ़ेद फार्म से हाथ नहीं मिलाता। कि जो वाइट सुपरमिस्ट हैं, जो ऐसे गोरे सफ़ेद लोग जिनको आज़ादी पसंद नहीं, वो उनसे कहते हैं मैं हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता। मैं लिंकन के वारिस आज़ादी पसंद सफ़ेद फार्मों और अमेरिका के स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म किसानों के साथ हाथ मिलाता हूँ। इसमें वो जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का जिक्र कर रहे हैं कि अब्राहम लिंकन को जो पसंद, क्योंकि वो उसने स्याह फार्म अमरीकियों के हकूक़ के लिए बहुत जद्दोजहद की, इसलिए उसे बाद में अमेरिका के उस सदर को कत्ल भी कर दिया गया। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ हाथ मिलाऊंगा जो उसको मानने वाले हैं, चाहे वो स्याह फार्म हैं या सफ़ेद हैं लोग, गोरे हैं या काले हैं, उनके साथ हाथ मिलाऊंगा। जिनकी कब्रों पे भी मैंने रोया और दुआ की, एक मैदान जंग में जहां मैं इन पहाड़ों के बाद पहुंचा जिन्हें मैंने इटली की टुस्कनी में पार किया, और कोविड से बचने के बाद, कहीं वो इटली में गए होंगे कोविड के बाद, तो वहां वो पहाड़ों पे गए और वहां जाके उन्होंने दुआ की। कुछ इन लोगों में से कोई शामिल थे जो इन्होंने जद्दोजहद की। यही असल अमेरिका है, उन्हीं के सामने मैं झुकता हूँ और किसी के सामने नहीं। कि जो आज़ादी चाहते हैं, जो एक मुनसफाना निज़ाम चाहते हैं, उसी अमेरिका के सामने मैं झुकूंगा, ना कि जो हमें एक कमतर समझे। ट्वीट का अगला हिस्सा है, मुझे गिरा देंगे सदर, आपको अमेरिका और इंसानियत जवाब देगी। कि अगर आप मुझे कुर्सी से हटा देते हैं या अगर मुझे मेरे से बगावत करते हैं तो मुझे अमेरिका और आपको, मतलब ट्रंप को अमेरिका और इंसानियत जवाब देगी। कोलंबिया अब शुमाल की तरफ देखना छोड़ रहा है, मीन्स के वो नॉर्थ कोलंबिया के शुमाल में अमेरिका है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कोलंबिया अब शुमाल की तरफ देखना छोड़ रहा है और दुनिया की तरफ देख रहा है। हमारा खून कुर्तबा के खिलाफत से आया है। कुर्तबा इस्लामी खिलाफत के जो दौर है उसकी वो बात कर रहे हैं, जो उस वक़्त की तहजीब थी, और रूमी लतीनियों से जो इस वक़्त की तहजीब थी, जिन्होंने जमहूरियत और जमहूरिया की बुनियाद रखी थी एथेंस में। कि जो ग्रीस का जो मुल्क एथेंस है, एथेंस कैपिटल है ग्रीस का, ये उसका हवाला दे रहे हैं कि मैं उस तहजीब से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारे खून में वो मज़ाहमत करने वाले स्याह फार्म हैं जिन्हें आपने गुलाम बनाया। कोलंबिया में पूरे अमेरिका की पहली आज़ाद सरजमीन है। वाशिंगटन से पहले मैं इन अफ्रीकी गानों से सुकून पाता हूँ। यहाँ वो अमेरिका, एक बड़े-अज़म अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका मुल्क की बात नहीं कर रहे, कि वो उन मज़ाहमत करने वाले जो काले थे, जो स्याह फार्म लोग थे, उनको आप उनके साथ हैं जिनको अमेरिका ने पहले, यहाँ अमेरिका में पहले जो स्याह फार्म लोग हैं, जो इनको अफ्रीका से लाया जाता था गुलाम, यहाँ उनको गुलाम बना के लाते थे, यहाँ उनको गुलाम बेचा जाता था, उनको गुलाम रखा जाता था, उनको कोई हुकूक नहीं था दिए। ये उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। मेरी सरजमीन ऐसी सुनार की है जो फ़िरौनी मिस्र के ज़माने में भी मौजूद थी। और ये उस बात का, क्योंकि लैटिन अमेरिका जो जनूबी अमेरिका है, वहाँ से ऐसे भी पुराने खंडरात मिले हैं कि जो मिस्र के दौर, फ़िरौन के दौर के वो खंडरात थे। यहाँ इससे वो साबित होता है कि जो लैटिन अमेरिका में फ़िरौन के दौर में भी लोग आबाद थे। आप हमें कभी फतह नहीं करेंगे, इसके खिलाफ वो जंगजू खड़ा है जो हमारी ज़मीनों पर घोड़े सवार कर आज़ादी का नारा लगाता था, जिसका नाम बिलीवर था। बिलीवर का आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बिलीवर एक वेनेजुएलन मिलिट्री और पॉलिटिकल एक फौजी भी था और एक सियासी एक रहनुमा भी था, जिसने जनूबी अमेरिका की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा जंग लड़ी, स्पेनिश एम्पायर, जो स्पेन की एम्पायर थी, उसके खिलाफ। और इस कैंपेन में उसने आज का जो इलाका है, जो बिलीवर ने जो इलाका आज़ाद करवाया, उसमें आज का वेनेजुएला शामिल है, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, पनामा, ये सब वो इलाके शामिल हैं जो बिलीवर ने, जो स्पेन की एम्पायर थी, उसके खिलाफ जंग लड़के इनको आज़ाद करवाया। हमारे लोग, अब ट्वीट का अगला हिस्सा बताता हूँ, हमारे लोग थोड़े खौफज़दा, थोड़े शर्मीले, मासूम और मेहरबान हैं, लेकिन वो पनामा की नहर जीतने का तरीका जान लेंगे जिसे आपने हमसे ज़बरदस्ती छीन लिया। लतीनी अमेरिका के 200 हीरो बोकास तोरो में दफन हैं, मौजूदा पनामा, पहले कोलंबिया, जिन्हें आपने कत्ल किया।
तो ये जो पनामा कनाल का जो अभी ट्रंप ने भी 2 दिन पहले जिक्र किया कि पनामा कनाल को हम वापस लेंगे, ये पनामा कनाल किसी दौर में कोलंबिया के अंडर थी, ये कोलंबिया के अंडर थी और कोलंबिया से अमेरिका ने छीनी, जिसका वो यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। मैं एक झंडा बुलंद करता हूं और जिसे गयातान ने कहा था, चाहे मैं अकेला रह जाऊंगा, ये झंडा लतीनी अमेरिका इज्जत के साथ लहराता रहेगा। लतीनी अमेरिका का मतलब कि जनूबी अमेरिका, जो अमेरिका है, अमेरिका के 2 बरादम है, शुमाली और अमेरिका, शुमाली और जनूबी। शुमाली में कनाडा अमेरिका आ जाता है, मैक्सिको का भी आ जाता है, और जो जनूबी है उसमें जितने सारे वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सारे मुल्क वहाँ में हैं। तो इसकी वो आज़ादी का कह रहे हैं कि लतीनी अमेरिका इज्जत के साथ लहराता रहेगा। जो अमेरिका की इज्जत है, जिसे आपके परदादा ने नहीं जाना और मेरे परदादा ने जाना, सदर जो अमेरिका में एक तारके वतन है, वो अपने एंसेस्टर जो अपने उनके पहले उनसे पहले आने वाले हैं, उनका यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को आज़ादी के लिए जो झंडा लहराया था वो उनके मानने वाले हैं। आपकी पाबंदियों से मुझे खौफ नहीं आता, क्योंकि कोलंबिया जो खूबसूरती का मुल्क है, दुनिया का दिल है। मैं जानता हूं कि आपको खूबसूरती पसंद है, जिसे मुझे भी पसंद है, और आपको इसे बेइज्जत ना करें, ये आपको अपनी मिठास पेश करेगी। वो कह रहे हैं कि कोलंबिया एक आज़ाद मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, इसको इस तरह बेइज्जत ना करें, इससे फ़ायदा उठाएं, ना कि इसको नुकसान पहुंचाएं। आज से कोलंबिया दुनिया के लिए खुल गया है। खुले बाजुओं के साथ हम आज़ादी, ज़िंदगी और इंसानियत के ममार हैं। टैक्स लगाते हैं ताकि वो अमेरिका में दाखिल 50%, उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि 50% अमेरिका ने 50% टैक्स लगा दिया है। हमारे जो कोलंबिया से ज़्यादा फल आते हैं और फूल और फल लगाते हैं, तो कह रहे हैं कि आपने 50% टैक्स लगाया है, तो मैं भी यही करूँगा। हमारे लोग वही मकई बोएंगे जो कोलंबिया में दरियाफ्त हुई थी और दुनिया को खुराक फराहम करेंगे। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो कॉर्न है, मकई के जो पैदावार है, वो कोलंबिया से शुरू हुई, तो वो उससे दुनिया को फ़ायदा देंगे। अगर अमेरिका हमसे नहीं भी कोई चीज़ लेता तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोलंबियन प्रेसिडेंट सलूट, उनको एक कह रहे हैं, सलूट करने को दिल कर रहा है। एक इज़्ज़तदार शख्स अपने मुल्क के लिए खड़ा हुआ। इस तरह मैं समझता हूँ कि हर मुल्क को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब अमेरिका इन लोगों को एक्सेप्ट कर रहा था, इन गैर कानूनी तारकीन वतन को ले रहा था, तब उन्हें बताना चाहिए था कि आज से इतने दिनों बाद या इतने साल बाद उनको इस कानून का सामना करना पड़ेगा। या अगर उनको बताते कि 1 साल में आप तो यहाँ तो लीगल हो जाएं या वापस चले जाएं या अपना कोई भी बंदोबस्त करें, तो फिर तो समझ आती है कि उन लोगों को आप मुल्क से निकालें। एक दिन में अचानक आप कानून बदल के उनको पकड़ना धकड़ना शुरू कर दें, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये एक सोशल, एक सिविलाइज्ड माशरा जो है ना, एक तरक्की याफ्ता माशरा, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क को फ्लाइट जो बेदखल लोगों की जो त्यारे जा रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। ख़ासतौर पर जो मिलिट्री के त्यारे हैं, फौजी त्यारे लेके जाते हैं, जैसे वो कोई क्रिमिनल लोगों को लेके जा रहे हैं। अगर उन्होंने लेके जाना भेजना भी है तो उनको कमर्शियल फ्लाइट्स पे भेजें, जो सवारियां जाती हैं उन पे उनको भेजें, वो जहाज से उतर के तो नहीं वापस आने लगे। तो इस तरह मेरे ख्याल में इन मुल्कों को नहीं करना चाहिए। हर मुल्क को अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए। इससे दूसरे लैटिन अमेरिकन मुल्कों को भी सीखना चाहिए कि अमेरिका के साथ करेंगे। अगर जब उनको यहाँ रह रहे थे, कब उनको हुकूक दिए गए, उनको कब बोला गया कि आपके पास इतना टाइम है तो यहाँ अपना बंदोबस्त करें। इसमें यह करूँगा, हमेशा आपको अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। इसकी 2 वजह बता सकता हूँ कि 2 वजह होनी इसलिए आपको लड़ना चाहिए। एक तो वजह कि आपको जब भी आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, आपको आपका हक मिलेगा, और दूसरा कि आपके बाद आने वाले जो लोग हैं उनको भी वो हक मिलेगा, उनको लड़ना नहीं पड़ेगा। वही वजह के लिए, उसी सेम चीज़ के लिए उन लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये अगर अपने आप हक के लिए लड़ते हैं तो वो सिर्फ आप अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, आप आने वाली नस्लों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ भी हो दुनिया में, किसी भी जगह पे हो, किसी भी मामले में हो, कोई घरेलू मामला है, कोई बाहर पॉलिटिकल मामला है, कोई अब कहीं आपको जॉब पे मसला है, तो आप हमेशा जो है आप सच्चाई के साथ खड़े हों, और इसका आपको भी फ़ायदा होगा और आपके बाद आने वालों को। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में एक स्याफ़ाम अमरीकी था, जिसने स्याफ़ाम जो काले अमरीकी हैं उनके हकूक़ के लिए लड़ा। अमेरिका में पहले स्याफ़ाम तो गुलामों के तौर पर लाए जाते थे, ना तो उनको वोट का हक हासिल था, ना वो कोई चीज़ खरीद सकते, ना कोई जगह खरीद सकते थे, ना वो सिटीज़न ना शहरियत ले सकते थे। उनको जानवरों की तरह यहाँ रखा जाता था। वो
मार्टिन लूथर किंग लड़ा, उसने जद्दोजहद की, वो कत्ल हो गया, वो उसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसकी जद्दोजहद की वजह से जो कालों स्याह फाम अमरीकियों को हुकूक मिले वो उसके बाद आने वालों को भी मिले। आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले जब उसने जद्दोजहद की, उससे तो जो फायदा हुआ, बल्कि फायदा के वो तो मार दिया गया, लेकिन उस जद्दोजहद का उसकी आने वाली आगे उस आने वाली नस्लों को फायदा हुआ। वो अब जितने भी अमेरिका में काले पैदा होंगे उनको उसलिए अपने हकूक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, उनको वोट का भी हक हासिल है, वो शहरी भी है, उनको ना गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो जहां भी आप हों अपने हक के लिए लड़ें। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि जो जहाँ पे आप अपने जहाँ पे रह रहे हैं, ख़ास तौर पे गैर कानूनी तारकिन वतन जो आप लोग आपके जानने वाले हैं अमेरिकन सिटीजन, उनको बोलें कि अपने सेनेटरों को कॉल करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करें कि भाई इस कानून को, इसके खिलाफ खड़े हों। ये कानून बहुत आने वाले दिनों में इसकी वजह से बहुत नुकसान होगा हमेशा। और ये दूसरी बात ये कि ट्रंप ने बोला कि यहाँ पे जब एक ट्रंप का एक नारा था कि मैं महंगाई को कम करूँगा। अब महंगाई कम कैसे होगी? अब हर चीज़ पे तो टैक्स लगा रहे हैं, कोलंबिया पे भी प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा दिया, वहाँ से फल आता था, सब्जियाँ आती थी, मैक्सिको पे भी टैक्स लगा दिया, चाइना पे भी लगा दिया, तो ये महंगाई काबू नहीं होगी, ये महंगाई अब बढ़ेगी इस तरह। तो हर एक को कॉल करनी चाहिए कि इस टैरिफ के खिलाफ, खास तौर पे इस टैक्स के खिलाफ, कि इसको बंद किया जाए। इसके अलावा इसराइल ने 22 लेबनान में 22 लोगों को शहीद कर दिया। जनूबी लेबनान में जो जब जंग के बाद लेबनान में जब हिजबुल्ला के साथ जंग थी, उस जंग के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा जो लेबनान का इलाका है उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। और लेकिन जब जंग बंदी के बाद वो इलाका तो छोड़ना चाहिए था, लेकिन वो इलाका छोड़ने के बजाय जो लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं उनको कत्ल कर रहे हैं। ये एक बहुत हमेशा से इसराइल ऐसे ही करता रहा है, जिस इलाके पे कब्जा कर लिया उसको कभी छोड़ा नहीं है और हमेशा लोगों को बेदखल किया है। ट्रंप भी गजा के बारे में बोल रहा है कि वहाँ हमने सफाई करनी है तो इन लोगों को बाहर निकाला जाए। अगर इसराइल ने कब्जा कर लिया तो वो कभी भी इस इलाके को छोड़ेगा नहीं, हमेशा से ऐसे करता रहा है। तो सीज फायर का जो फ़ायदा तो लेबनान के लोगों को हुआ, लेकिन वो अपने इलाके से हाथ धो बैठे। तो होपफुली वो उनको मिल जाए उनका इलाका वापस, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि उनको ऐसा होगा। तो अमेरिका में मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में अमेरिका किसी का भी ख़ास तौर पे दोस्त नहीं है। यूरोप पे भी पाबंदियाँ लगाने को तैयार है। हमेशा इनका अपना मकसद होता है कि हमें कहाँ से फ़ायदा होगा। वो नहीं देखते कि वो मुल्क नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, उनके क्या इनका को आप बैकग्राउंड क्या है, इस चीज़ को वो कभी भी नहीं देखते। अमेरिका हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सबसे पहले अमेरिका की कोशिश होती है कि वहाँ कोई करप्ट लीडर ढूंढा जाए, कोई चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो सिविलियन हो, कोई ऐसा करप्ट बंदा ढूंढा जाए ऐसा कि जो इनका पैरोकार हो, इनका एज ए पपेट यूज हो, इनका एक डमी हुकूमत करे, जिस तरह के पाकिस्तान में उन्होंने ढूंढे हुए हैं। तो उनके जरिए सबसे पहले हुकूमत कराना चाहते हैं। अगर वहाँ हुकूमत ना हो सके तो फिर वहाँ जो अगर कोई अच्छा बंदा बैठा हुआ है उसका फिर तख्ता उल्टने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मिलिट्री के जरिए करें, चाहे वो थ्रू सिविलियन हुकूमत करें, या थ्रू एक सिविलियन, एक तो खाना जंगी की तरफ भी चले जाते हैं। अगर पुरअमन तरीके से उसको तख्ता ना उल्टा जाए तो फिर सिविलियन जो सिविल वार है, खाना जंगी की तरफ चले जाते हैं। मुल्क के अंदर खाना जंगी लगा दी, जैसे कि लीबिया में हुआ, इराक में हुआ। जब वो कूप तो ना हो सका लेकिन उनके बाद खाना जंगी शुरू कर दी, तो उस तरह वो मुल्क जो है उनके अपने लीडर से हाथ धो बैठे। आखिरी ऑप्शन इनकी होती है कि उस मुल्क से अगर इस तरह कोई भी हल ना हो सके तो वहाँ पे जंग लगा देते हैं। तो यही हाल सबके साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ भी यही कर रहे हैं, कोलंबिया के साथ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वेनेजुएला के साथ भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि कोलंबिया एक गरीब मुल्क है, कोई बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है। इनकी अमेरिका से तकरीबन $28 बिलियन की एक्सपोर्ट उनको जाती है, वहाँ से तकरीबन 24 बिलियन की यहाँ आती है। अमेरिका तो बर्दाश्त कर लेगा नुकसान, लेकिन कोलंबिया गरीब मुल्क है, वो इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कि इन्होंने तुर्की की इकॉनमी बहुत बेहतर थी, लेकिन ट्रंप ने तुर्की की इकॉनमी को भी गिरा दिया। जब वो जसूस को पकड़ा गया और उसको तैयब उर्दगान छोड़ नहीं रहा था, तो उनकी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो ये अब कोलंबिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। आई होप कि कोलंबिया स्टैंड करे इनके खिलाफ।
तो लेकिन कितनी देर तक वो स्टैंड ले सकेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन होपफुली एटलीस्ट उन्होंने बोला तो है उनके सदर ने। तो बाकी देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल हाजिर होंगे। थैंक यू।